नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी महेश जी की है। तो चलिए कहानी को बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और ये कहानी मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई एक अजीब सी घटना है। मैं आप लोगों को मेरे कॉलेज और बाकी जगहों के नाम नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं किसी भी जगह को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन हमारे साथ वो डरावनी घटना घटी थी, उसी दिन मेरे एक दोस्त प्रशांत का बर्थडे भी था। इसलिए उसी दिन दोपहर में हमने कॉलेज बंक करने का प्लान बनाया था। हमने पार्टी के लिए बियर और बाकी खाने पीने का ज़रूरी सामान बैग में रख लिया था और फिर पार्टी करने के लिए कॉलेज के पीछे चले गए। कॉलेज के पीछे थोड़ी दूर एक जंगल था। हमने पार्टी के लिए उस जंगल के पास की एक जगह पर जाना ठीक समझा। अब उस जंगल के बारे में कहें तो वो एक छोटे बड़े पेड़ों का जंगल था। उसके आसपास इंसानों की बस्ती भी थी। जंगल ज़्यादा घना तो नहीं था, लेकिन उस जंगल में कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती थी और इसीलिए वहाँ की सरकार ने उसे जंगल घोषित कर दिया था। हालांकि वहाँ के जंगली जानवर वैसे तो खूंखार नहीं थे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उस इलाके के आसपास तारों का कंपाउंड बनवा दिया गया था। जंगल का कुछ हिस्सा आसपास के लोगों के लिए खुला रहता था, जहाँ कभी भी वो लोग बिना इजाज़त के जा सकते थे। तो जैसा कि तय हुआ था, प्रशांत, आदर्श और मेरा चौथा दोस्त सुनील, हम बाइक लेकर एक सुनसान शांत जगह पर पहुंच गए। वो जगह हमारे कॉलेज से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे थी, लेकिन पार्टी करने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी क्योंकि वहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था। दोपहर का वक्त हो चला था। हमें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो बाहर से आसानी से किसी को दिखाई ना दे। हमने थोड़ा आसपास घूमकर एक शांत और झाड़ियों से घिरी हुई जगह को चुना और वहीं ज़मीन पर कुछ पेपर बिछाकर हम उस पर बैठ गए। हमारे आसपास एकदम घनी झाड़ियाँ थीं। वहाँ का वातावरण भी एकदम शांत और ठंडा था। वहाँ बैठते ही हमने बैग से बियर की बोतलें निकाली और साथ में जो चिकन और खाने का सामान था उसे भी निकालकर पेपर के बीचों बीच रख दिया। चिकन की सुगंध आते ही सबके मुंह में पानी आ गया था। कुछ ही देर में हमने बियर की बोतलें खोली और बियर पीते पीते हम सभी लोग आपस में बातें करते करते पार्टी करने लगे। करीब आधे पौने घंटे के बाद प्रशांत को टॉयलेट लगाई थी। वो हमें उंगलियों से इशारा करते हुए वहाँ से उठकर एक बड़े पेड़ के पास चला गया। उसी बीच बातें करते करते मेरा ध्यान प्रशांत की तरफ गया। जब मैंने उसे देखा तब वो अजीब तरह से अपने शरीर को झटक रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो अपने शरीर को झटकते हुए करीब करीब नीचे गिर पड़ा था। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया और मैंने उसे उठाने के लिए उसको हाथ लगाया। तभी वो झट से उठकर बैठ गया। उसने एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा शायद बियर पीने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया है और वो ज़मीन पर गिर गया है। हम दोनों आकर फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। प्रशांत शांति से बियर पीने लगा और बाकी तीनों भी आपस में बातें करते हुए अपनी अपनी बियर पीने लगे। लेकिन तब मैंने देखा कि प्रशांत ने एक के बाद एक 3 बियर की बोतलें एक झटके में खाली कर दी। और इतना ही नहीं, वहाँ जो चिकन रखा था वो भी उसने किसी जानवर जैसे खाकर ख़त्म कर दिया था। उसकी उस अजीब हरकत के कारण हम बस उसे देखते ही रह गए। सुनील और आदर्श उस पर चिल्लाने लगे, अबे पागल है क्या तू? सबके लिए मंगवाया था ना? तूने तो अकेले ही सब खत्म कर दिया। अब इतना दूर कौन जाएगा लेने? इतनी ही भूख थी तो पहले बता देता। तब प्रशांत ने एक बहुत ही अजीब आवाज़ में आदर्श से कहा, जा मेरे लिए और बियर और गोश्त लेकर आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब मैंने उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा सूखा सफ़ेद पड़ा हुआ लग रहा था।
आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज़ में जो बदलाव आया था वो हम तीनों ने महसूस किया था, लेकिन आदर्श को वो सब कुछ और ही लग रहा था। फिर आदर्श ने कहा, तुझे क्या लगता है, तू ऐसे नाटक करेगा और हम डर जाएंगे? पर मैंने कुछ देर पहले प्रशांत का तड़पता हुआ शरीर देखा था। मैंने आदर्श के कंधे को पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। तभी प्रशांत गुस्से से गुर्राते हुए उठा और कहीं जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, प्रशांत कहाँ जा रहा है? उसने अपनी गुस्से वाली लाल लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और वो सीधा वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने आदर्श और सुनील को बताया कि अभी कुछ देर पहले प्रशांत टॉयलेट करने पेड़ के पास चला गया था। तब मैंने उसे उस पेड़ के पास तड़पता हुआ देखा था। तब वो तुम्हारे पीठ के पीछे था, इसलिए तुम दोनों लोगों ने उसे देखा नहीं होगा। मैंने देखा कि अचानक से वो अपना शरीर झटकने लगा था और शरीर झटकते झटकते वो नीचे गिर पड़ा था। जब मैं उसे उठाने उसके पास गया तब उसने ऐसे ही अजीब आवाज़ से मुझे कहा था कि मैं ठीक हूँ। ये बात कहते ही आदर्श उस पेड़ के पास चला गया। वहाँ जाकर वो पेड़ को देखने लगा। उसने देखा कि वहाँ एक टूटा खराब सड़ा हुआ नारियल पड़ा है और प्रशांत ने उसी पर पेशाब किया हुआ था। लेकिन अब वहाँ पे पेशाब नहीं था, बल्कि पेशाब की जगह खून का रंग दिखाई दे रहा था। वो लाल लाल खून पानी की तरह हर तरफ फैल गया था। वो देखकर आदर्श ने सुनील और मुझसे कहा, ऐसा लग रहा है जैसे उसने पेशाब नहीं किया है बल्कि उसका खून निकला हो। वो देख मैं भी हैरान रह गया था। आदर्श ने तब अपने आसपास देखते हुए हम दोनों से एक बात कही, शायद तुम लोग इस बात को जानते हो या नहीं मुझे नहीं पता। वैसे मैं भी ठीक से नहीं जानता। यहाँ के लोग इस जगह पर मतलब काला जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना ऐसा कुछ काम करते हैं। शायद यह भी उसी का कोई प्रकार होगा। तब सुनील ने उस पर हंसते हुए कहा, मतलब तू क्या कहना चाहता है कि प्रशांत के ऊपर भूत सवार है? आदर्श ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसे जवाब दिया। आदर्श की बात सुनकर मैं प्रशांत को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, पर प्रशांत वहाँ आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए प्रशांत जिस दिशा में गया था ठीक उसी दिशा में हम सभी लोग जा रहे थे। 30-40 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि उस जगह पर कई तरह के नारियल, सूखे सड़े गले नींबू, मूंग की काली, कपड़े की गुड़िया, ऐसी कई चीज़ें पड़ी हुई थी जिस पर शायद तरह तरह के तंत्र मंत्र किए गए हों। पेड़ों के पत्तों पर कई जगह पर तरह तरह के निशान बने हुए थे, कई तरह के आकार थे। मतलब हो सकता है कि आदर्श की बात में कुछ ना कुछ सच्चाई हो। वैसे हम सभी लोग भूत प्रेत इन सब पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वहाँ का माहौल इतना अजीब सा था कि ना चाहते हुए भी अब हमें डर लगने लगा था। अगर वो भूत प्रेत का मामला नहीं है तो ज़रूर प्रशांत बीमार है। आदर्श और सुनील भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वहाँ वो सब देख वो भी चौंक गए थे। तब मैंने आदर्श से कहा, हाँ चलो चलकर प्रशांत को ढूंढते हैं और उसे जल्दी से यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाते हैं। सबको मेरी बात ठीक लगी। उस वक्त वहाँ से निकल जाना ही हमारे लिए बेहतर था। हम प्रशांत को ढूंढते हुए और आगे चले गए। एक पेड़ के पास हमें कुछ हलचल सुनाई दी। हमने देखा तो प्रशांत वहाँ पर छुप छुप कर किसी जानवर का मांस खा रहा था। वो मांस बहुत ही सड़ा गला था। वो देख सुनील और आदर्श को उल्टी जैसा हुआ। पता नहीं वो जानवर वहाँ कितने दिनों से पड़ा हो। उसकी सड़न की बदबू नाक में जाते ही मैंने नाक और मुंह बंद कर लिया और घुटन जैसी आवाज़ में मैंने प्रशांत को आवाज़ दी, प्रशांत ये क्या कर रहा है? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? प्रशांत हम लोगों को देखकर उठकर खड़ा हो गया। तब वो मुझे देखकर अजीब से हंस रहा था। मैंने देखा कि उस सड़े हुए मांस पर कई तरह के कीड़े रेंग रहे थे। उस पर हर तरफ मक्खियाँ भिनभिना रही थी, पर उसे उस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। आदर्श और सुनील वो देखकर वहाँ से दूर चले गए, पर मैं समझ चुका था कि
प्रशांत को मेरी बहुत ज़रूरत है। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि उसे सच में हमारी मदद की ज़रूरत है। मैंने अपने रुमाल से उसका मुंह पोंछ लिया और उसके हाथ और मुंह को साफ करते हुए वहाँ से उसे दूर लेकर चला गया। मैंने महसूस किया कि वो किसी पुतले जैसा बन चुका था। हम दोनों बाइक की तरफ चले जा रहे थे और मैं प्रशांत से कई सवाल पूछ रहा था, पर वो मेरी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आखिरकार हम तीनों ने मिलकर किसी न किसी तरह प्रशांत को उसके घर पहुंचा दिया। घर जाने के बाद सुनील और आदर्श वहां से अपने अपने घर चले गए, पर मैं अभी तक वहीं पर रुका था। मैंने प्रशांत के पिताजी को उसे उसके कमरे में सुलाने के लिए कहा और फिर उन्हें बाहर लेकर चला गया। बाहर जाने के बाद मैंने उन्हें हमारे साथ वहाँ उस जंगल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया। प्रशांत के पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने बड़ी ही शांति से मेरी बात सुन ली, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बस कुछ देर के लिए मुझे उनके घर में रुकने के लिए कहा। वो बस पक्का करना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को घर पे बुलाया। प्रशांत अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। डॉक्टर ने उसके मुंह की और उसके पेट की सारी जांच की और प्रशांत से ज़बरदस्ती उल्टियां करवाई और फिर उसे कुछ दवाइयां दी। अंधेरा होने तक उसने कोई आवाज़ नहीं की। वो बस शांति से पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे रात हो गई। ऐसा लग रहा था कि प्रशांत की तबीयत ठीक हो रही हो। मैं वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी प्रशांत के घर वालों ने कहा कि अब रुके हो तो खाना खा कर ही जाओ। प्रशांत के जन्मदिन पर उन्होंने उसका पसंदीदा खाना बनाया था। घर वालों के इतना कहने पर मैं वहीं पर रुक गया। खाना लगाने के बाद प्रशांत के पिताजी प्रशांत को जगाने के लिए उसके कमरे के पास चले गए, पर वो कमरे के अंदर नहीं गए। उन्होंने बस दरवाज़ा हल्का सा खोलकर अंदर झांकने की कोशिश की। अगले ही मिनट उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मुझे भी कमरे के अंदर झांकने का इशारा किया। मैंने शांति से उस छोटी सी जगह से अंदर झांकने की कोशिश की। मैंने देखा तो प्रशांत अपने दोनों हाथों के पंजे अपने घुटनों पर रगड़ रहा था। वो बेड पर उठकर बैठा हुआ था और घरघराती आवाज़ करते हुए अपने शरीर को पीछे दाएं बाएं झुला रहा था। उसकी आंखें बहुत लाल दिखाई दे रही थी। मैंने इशारे से प्रशांत के पिताजी को हल्की सी आवाज़ में बताया कि ऐसा ही कुछ जंगल में भी हुआ था। प्रशांत के पिताजी बड़े आराम से दरवाजे से थोड़ा दूर खड़े हो गए और वहां खड़े होकर उन्होंने आराम से प्रशांत को आवाज़ दी, बेटा प्रशांत, खाना लग गया है, चलो जल्दी से आ जाओ। मैंने देखा कि उनकी आवाज़ सुनते ही प्रशांत अचानक से नॉर्मल हो गया। उसकी आंखें, उसका शरीर एकदम से ठीक हो गया और उसने हड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखकर उनकी बात का जवाब दिया, जी पिताजी, अभी आ रहा हूँ। अब इस बार उसकी आवाज़ फिर से बदल चुकी थी, पर हमने उसका असली रूप देख लिया था। हम सभी शांति से खाने की जगह पर बैठ गए। कुछ ही देर के बाद वहाँ प्रशांत आ गया। उसके पिताजी ने उस रोज़ जानबूझकर बाहर से थोड़ा चिकन मंगवाया था। जब हम सब खाना खाने बैठे तो उस चिकन का पैकेट खोलकर प्रशांत से थोड़ी दूर रख दिया। प्रशांत बार बार चिकन की तरफ देख रहा था। जब प्रशांत की माँ उसे चिकन परोसने लगी तब उसके पिताजी ने उसे दूर हटाते हुए कहा, अरे नहीं, उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसे चिकन खाने से मना किया हुआ है। आज वो बस दाल रोटी खाएगा और एक करेले की सब्जी खाएगा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने उसके पास रखी करेले की सब्जी प्रशांत की थाली में परोस दी। तब मैंने महसूस किया कि ऐसा करते ही प्रशांत के चेहरे का रंग बदल गया। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। जैसे वो बहुत ही गुस्से में हो। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी और उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे। वो अजीब तरह की घरघराती आवाज में बोला, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे खाने के लिए मांस चाहिए और पीने के लिए शराब चाहिए। और ऐसा बोलकर प्रशांत उसके सामने रखे चिकन पर अचानक से झपट पड़ा। उसका वो रूप देखकर उसकी माँ हैरान रह गई
और अंदर से बहुत डर गईं। तब प्रशांत के पिताजी ने उन्हें संभालते हुए उनको दूसरे कमरे में लेकर चले गए और फिर उन्हें समझाकर वहीं पर रुकने के लिए कहा। प्रशांत के पिताजी ने उसे कुछ खाना देकर उसको एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मेरे सामने अपनी मासी को फ़ोन करके प्रशांत के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कुछ देर और रुकने के लिए कहा और उस बारे में उन्होंने मेरे घर वालों को बोल दिया था ताकि मेरे घर वाले चिंता न करें। अगले कुछ घंटों में उनकी मौसी उनके घर आ गई थी। फिर प्रशांत के पिताजी और हमने जो भी वहाँ देखा और जो भी महसूस किया वो सब कुछ उनकी मौसी को बताया। मासी ने प्रशांत के पिताजी से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बीमार नहीं है और उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है? प्रशांत के पिताजी ने बड़ी शांति से अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब दिया। फिर मासी जी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और वैसा करते हुए वो प्रशांत के कमरे के पास चली गई। उन्होंने अपने झोले से कुछ भस्म निकालकर प्रशांत के दरवाजे पर त्रिशूल का आकार बना दिया। वो त्रिशूल का आकार बनाते ही कमरे से एक अजीब तरह की झटपटाहट की आवाज़ आने लगी और प्रशांत अंदर से जोर जोर से चीखने लगा। कौन है बाहर? कौन है बाहर? तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते, मैं इसे साथ में लेके जाऊंगी। पर मासी जी ने बड़े ही आराम से हमारी ओर देखते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अब जो भी है वो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। फिर भी तुम यहीं पर खड़े रहकर उसका ध्यान रखना और मैं जब तक आवाज़ ना दूं तो उसे पूजा घर में लेकर आना, तब तक मैं कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। और उन्होंने प्रशांत के कमरे के बाहर ठीक दरवाजे के सामने कुछ अजीबोगरीब सामान निकालना शुरू कर दिया, जैसे कि टूटे कंगन, बालों का गुच्छा, नाखून, काले कपड़े का टुकड़ा, चप्पल का टुकड़ा, ऐसा कुछ। वहाँ और भी बहुत सी अजीबोगरीब सामान थे। फिर वहाँ मौसी जी ने कोई मंत्र बोलना शुरू किया। उसी के साथ साथ कमरे के अंदर से और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, चले जाओ यहाँ से, मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर दूँगी। प्रशांत ये सब बोल रहा था तब घर में सभी लाइट चालू बंद हो रही थी और उसके कमरे से एक अजीब सी सड़न की बदबू पूरे घर में फैल रही थी। वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा और फिर अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। सब कुछ एकदम शांत हो गया। पूरे घर की लाइट चली गई थी, सब अंधेरा फैल गया। मासी जी ने भी मंत्रोच्चारण रोक दिया और वो उठकर दूसरे कमरे में मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। बस मंदिर के अंदर जो दिया था उसी का प्रकाश था जो कुछ हद तक रोशनी दे रहा था। अचानक अंधेरा हो जाने के कारण प्रशांत की माँ भी अंदर से बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए प्रशांत के पिताजी ने उन्हें समझाया, फिर उनके कमरे में चले गए। उस वक्त मैं अकेला प्रशांत के कमरे के सामने खड़ा था। बस एक हल्की पीली धुंधली रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। कुछ थोड़ी दूर देखने पर भी आंखों को जोर देना पड़ता था। प्रशांत के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और वो सड़न भरी बदबू अभी भी आ रही थी। मैं वहीं पर रुका रहा। मासी जी मंदिर के सामने बैठकर फिर से कोई मंत्र बड़बड़ाने लगी। मंत्र बड़बड़ाते हुए उन्होंने मुझे हाथों से अपने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास चला गया और तब उन्होंने मुझसे कहा, प्रशांत को यहाँ लेकर आओ। वो सुनकर मेरा दिमाग सुन्न रह गया क्योंकि अब मुझे प्रशांत के कमरे के अंदर जाना था। प्रशांत के पिताजी भी अभी तक बाहर नहीं आए थे। मासी जी ने फिर थोड़ी ऊंची आवाज़ में मुझसे कहा, जाओ जल्दी, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मैं जल्दी से प्रशांत के कमरे के बाहर चला गया। धक्का देकर दरवाज़ा खोला। कमरे के हर तरफ घना अंधेरा था। उस अंधेरे में अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत की और मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। मैंने घबराते हुए कमरे के बाथरूम में देखा
पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। पता नहीं हवा जैसे कहाँ गायब हो गया था प्रशांत। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़े होकर सोचने लगा कि प्रशांत कहाँ गया होगा। तभी कमरे में से कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं मोबाइल टॉर्च को घुमाकर यहाँ वहाँ देखने लगा और फिर एक धीमी सी हंसने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। मैंने झट से झुककर बेड के नीचे देखा तो वहीं एक कोने में छुपा हुआ था और मुझे देखकर अजीब आवाज़ में हंस रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका वो रूप देखकर मेरे शरीर में बिजली सी छा गई और मैं वहाँ से उठकर भाग पाता कि तब तक किसी छिपकली की तरह सरक कर प्रशांत बाहर आ गया और आकर मेरी छाती पर बैठ गया और मैं नीचे गिर पड़ा। उसने अपने एक हाथ से मेरे गले को दबा कर रखा था। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था, लेकिन उसकी ताकत के आगे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था। तभी उसने मेरा मुंह खोलकर अपना दूसरा हाथ मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। शायद कुछ एक आधा मिनट में उसी हालत में पड़ा रहता तो मैं वहीं पर दम तोड़ देता, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि उसी पल प्रशांत के पिताजी वहाँ गए। उन्होंने प्रशांत को मेरी छाती से दूर किया। मैं घबराया हुआ बस वहीं पर पड़ा था। प्रशांत के पिताजी मुझे उठाकर वहाँ से बाहर ले गए और प्रशांत की माँ के पास छोड़कर उन्हें मेरा ख्याल रखने के लिए कहा। वो फिर से उस कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं बेड पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद हमें प्रशांत के चीखने की, उसकी उल्टी करने की, चिल्लाने की आवाज़ आती रही। बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें थीं। बाहर क्या चल रहा था पता नहीं, लेकिन हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। करीबन आधे घंटे तक बाहर कुछ तो चलता रहा। फिर अचानक से सब कुछ एकदम से शांत हो गया। प्रशांत पर किसी तरह की पूजा की गई थी, जिससे उसके शरीर पर जिस प्रेत आत्मा ने कब्जा किया था उसे बाहर निकाला जा सके। सब कुछ शांत होने के बाद वे बाहर चले गए। प्रशांत उसके कमरे में आराम से सो रहा था। प्रशांत के पिताजी, मासी सब ठीक लग रहे थे। तब प्रशांत के पिताजी मुझे मेरे घर छोड़ने चले आए, लेकिन मेरे साथ हुए हादसे के कारण उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो बस बार बार मुझसे सॉरी कह रहे थे, लेकिन सच कहें तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जो भी गलती थी वो हमारी ही थी। न हम उस जंगल के पास जाते और न प्रशांत के साथ ये सब कुछ होता। 2 दिन बाद मेरी प्रशांत से कॉलेज में मुलाकात हुई। हम दोनों भी उसके साथ हुए हादसे के बारे में बातें कर रहे थे और बातें करते करते उस पर हंस रहे थे। लेकिन प्रशांत का कहना था कि पार्टी के वक्त उसे बहुत ही ज़ोर से पेशाब आया था और वो उठकर वहाँ से चला गया था। यहीं तक उसे याद है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ भी नहीं पता था। वो सब ऐसा था कि उसकी ज़िंदगी से कुछ घंटे गायब हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।